हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज अंकुर शर्मा। आज हम जो है फर्दर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे और हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये पूरा फ्रेमवर्क है अकाउंटिंग का। 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। इन 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर ही सारे मेथड्स, प्रोसीजर्स है ना, जिनके अंदर हम अकाउंटिंग करते हैं, ट्रीटमेंट्स, हर कुछ इसी के अंदर मेंशन्ड है। तो अब आपको इसमें जो है बात क्या ध्यान में रखनी है, देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किए थे, पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल, उनसे रिलेटेड तो हमेशा क्वेश्चन आया। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो इनसे रिलेटेड जो है आपको 32 प्रिंसिपल्स हैं, तो उनको वो सारे के सारे बहुत ज्यादा इन डेप्थ करने की जरूरत नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए कौन सा प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है, एक तो ये चीज मालूम होनी चाहिए। और इन डेप्थ जो है, इन डेप्थ आप इसको करते हैं जैसे आप जब आप फर्दर अकाउंटिंग सीखते हैं, जर्नल सीखते हैं, कैश फ्लो सीखते हैं, है ना, जैसे जैसे आप अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन सीखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके ये इन डेप्थ हो जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अजम्पशंस करते हैं, प्रिंसिपल्स करते हैं, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है अपने आप ही ऑटोमेटिकली इन डेप्थ हो जाते हैं। इनिशियली आपको ये मालूम होना चाहिए इनका ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, और कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो किस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है या उसके अंदर क्या है, उसका ब्रीफ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है जी। बाकी जैसे जैसे आप अकाउंटिंग सीखते हैं वैसे वैसे आप डिटेल्स, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये सब धीरे धीरे करते रहते हैं। ज्वाइंट वेंचर, लिक्विडेशन, है ना, वाइंड अप वगैरह, जब आप डिटेल में करते हैं तो वो आपके इन डेप्थ अपने आप ही होते रहते हैं। और स्पेसिफिकली आपको जो आपका ये एग्जाम है सेबी ग्रेड या इसके अलावा और भी कोई एग्जाम होता है, ईपीएफओ वगैरह, तो उसमें आपको इनकी एग्जैक्टली बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं पूछते हैं। इसमें से जो ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपको प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज से आते हैं, है ना। यहां से अगर आएगा भी तो यही आएगा कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद द इशू ऑफ, पहला क्वेश्चन है आपका, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, डिस्क्लोजर, ऑल द अबव या नन ऑफ द अबव, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो किस चीज से डील करते हैं इनमें से, ये आपको बताना है कि रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, डिस्क्लोजर। अब रिकॉग्निशन जो है हम कहां करते हैं अकाउंटिंग में, रिकॉग्निशन की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं, ये कर सकते हैं हम। मेजरमेंट मतलब जितनी भी चीजें हैं हम देखते हैं वो फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं, तो मेजरमेंट से भी जो है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील करेंगे ही, है ना। और डिस्क्लोजर मतलब जो भी चीजें आपको मालूम है उनका कंप्लीट डिस्क्लोजर देना है, ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं या जो ओनर्स हैं या जिनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपकी कंपनी से रिलेटेड, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, तो उसमें फुल डिस्क्लोजर हो, उसमें कोई भी चीज जो है छुपाई ना जाए या जो है मिस रिप्रेजेंटेशन ना की जाए। तो ये तीनों ही चीजें जो हैं, तीनों ही एस्पेक्ट्स, इनसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो डील करता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इस केस में। तो फिर नेक्स्ट जो है आपका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इशूड बाय, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इंडिया में किसने, कौन इशू करता है। ठीक है, इशूड बाय है, किसने इशू किए थे, अगर उसमें कोई ऑल्टरेशन होगी तो कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक, या ए एंड बी बोथ, ये दोनों इन्वॉल्व रहे हैं इन इशूइंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। इसका आंसर तो बहुत सिंपल है ना, ज्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए। अगर आपने थोड़ी बहुत भी अकाउंटिंग पढ़ी है तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है वो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इनको इशू करता है, या इसमें कोई चेंजेस होंगे या कुछ विड्रॉ होगा या ऑल्ट्रेशन होंगी तो उसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपका जो बोर्ड है, आईसी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, है ना, जिसको हम ये ICAI भी बोलते हैं शॉर्ट में।
ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किस लिए यूज किए जाते हैं? पहला, फॉर प्रिपेयरिंग ओनली कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए आप यूज करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम आपको कैलकुलेट करनी है, कंप्यूट का कंप्यूटेशन का मतलब है कैलकुलेट करना, कैलकुलेशंस, तो उसके लिए। फॉर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कि आप ये कैलकुलेट करो कि डिविडेंड देना है तो उसके लिए नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करें, उसके लिए यूज होंगे। इन प्रेजेंटेशन ऑफ जर्नल पर्पस ऑफ स्टेटमेंट, या जो स्टेटमेंट्स हैं उनका जर्नल जो प्रेजेंटेशन है उसके रिगार्डिंग जो है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो देखते हैं किसको मालूम है ये आंसर। ठीक है, फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो यूज होगा, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओनली कैश फ्लो के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि आपसे। फिर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए भी यूज होगा, लेकिन सिर्फ इसके लिए नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए नेट प्रॉफिट तो निकालते हैं, लेकिन सिर्फ इसी के लिए यूज हो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी ठीक नहीं है। तो आपका आंसर क्या है? ये है, क्या है? इन द प्रेजेंटेशन ऑफ जर्नल पर्पस स्टेटमेंट्स, मतलब जितना भी जो भी आप स्टेटमेंट्स बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बनाए, ठीक है, और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड, फॉरेन करेंसी से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड कुछ भी होगा तो वह सब कहां है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे आप, वो कौन बताएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बताएंगे। तो इसलिए इन प्रेजेंटेशन ऑफ जर्नल पर्पस स्टेटमेंट, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो कैसे की जाएगी, उनके फॉर्मेट्स कैसे होंगे, ठीक है, तो वो सब जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो बताता है। ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफिक चीज को ही बताएगा वो। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, तो जर्नली एक्सेप्टेड, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम सारा, कैसे आप ट्रांजैक्शंस बनाएं, कैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं, कैसे कैश फ्लो, कैसे फंड फ्लो, किस चीज में क्या आना चाहिए, वो सब यही बताता है। अब आपसे पूछा गया विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेट्स टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ जॉइंट वेंचर। अब आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में, देखो कि इनमें से कौन सा है जो किससे रिलेट करता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ जॉइंट वेंचर से रिलेट करता है। आपको वो वाला अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताना है। ठीक है, तो अब इसके लिए देखो, जॉइंट वेंचर की डिटेल तो जब आप कभी अकाउंटिंग करते हैं तब उसमें ऑटोमेटिकली आ जाते हैं कि उसके अंदर क्या क्या होगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यह मालूम जरूर होना चाहिए कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके रिलेटेड है। ठीक है, बाकी जैसे जैसे आप अकाउंटिंग करते हैं इनकी डिटेल तो अपने आप ही होती रहती है। ठीक है जी, अब बताओ जी, अब आपको मालूम होना चाहिए AS16, देखो ये तो सीधा सीधा AS16 किससे रिलेटेड होता है? बोरोइंग कॉस्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, 17 किससे रिलेटेड होता है? फाइनेंशियल सेगमेंट रिपोर्टिंग से रिलेटेड होता है। फिर 18 किससे रिलेटेड होता है? पार्टी डिस्क्लोजर से रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू पार्टी डिस्क्लोजर्स। ये 10 किससे रिलेटेड होता है? ये फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड होता है। तो कौन सा बचा लास्ट? ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 है आपका, ये रिलेटेड होता है किससे? जॉइंट वेंचर रिपोर्टिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको जो क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ सकते हैं। इन डेप्थ तो मैंने आपको बोला जैसे जैसे आप अकाउंटिंग करते हैं वैसे वैसे इन डेप्थ तो आप सीखते ही जाते हैं चीजें कि कौन सी चीज कैसे करनी है। तो लेकिन अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर्टिकुलर से आए तो कुछ इस तरह के ही क्वेश्चंस आएंगे। नेम ऑफ द बोर्ड सेटअप बाय काउंसिल्स ऑफ ICI टू फॉर्मुलेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब बोर्ड का नाम बताना है जो ICAI ने बनाया, ने फॉर्मुलेट किया, किसके लिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स FASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड
ASB, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड AIASB, या ये दोनों ही बनाए थे, सॉरी ए और सी दोनों बनाए थे, या इनमें से कोई भी नहीं बनाया। तो ICAI ने कौन सा बोर्ड बनाया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करने के लिए, बनाने के लिए? ठीक है, ये आपको बताना है। बताओ जी, देखते हैं किसको मालूम है ये। तो इसको कौन सा है ये? इसका आंसर आपका बी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स जो है वो सेटअप किया था किसने? ICAI ने, टू फॉर्मुलेट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी, क्लियर है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेट्स टू इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इनमें से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो किस चीज से रिलेट करता है? इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है वो कौन सा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये आपको बताना है। तो आपको इसके लिए मालूम होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 मालूम है आपको क्या होता है, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 मालूम है? ये तो वैसे मालूम होने चाहिए। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है वो सारा पॉलिसीज, प्रोसीजर्स है ना, अजम्पशंस, कन्वेंशंस, ये सब जो है ये किसमें है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में होते हैं। ठीक है, फिर और कौन सा होता है इसके अलावा? बताओ कौन सा आंसर होता है? ये दो तो नहीं होंगे। फिर AS4 है, AS5 है, AS6 है। तो अगर आपको ये मालूम हो, ठीक है, AS6 जो है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड होता था, लेकिन अब ये 10 के साथ ही क्लब हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 किससे होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में जो आइटम्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो है वो क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। तो बचा 4। ये 4 जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, ये किससे रिलेट करेगा? ये आपका रिलेट करेगा इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट से रिलेट करेगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो ये हो गया डील्स विद ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंटीजेंसी इवेंट्स विच अकर आफ्टर बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में डिफाइंड होता है। कंटीजेंसी भी, इवेंट्स विच अकर आफ्टर बैलेंस शीट भी, और ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब कुछ। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसीज, eliminate the non-comparability of financial data, improve the reliability of financial statement, A and C only, या all of these, इन तीनों, ये तीनों की तीनों। अब आपको ये बताना है, ध्यान से रीड करो और देखो क्या ऑप्शन बनना चाहिए इसका। ठीक है, क्या क्या करेगा? हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसीज, यस, ये तो होना ही चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव। एलिमिनेट नॉन कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल डेटा, अगर आपने जो है फाइनेंशियल डेटा बनाया और वो कंपेयर ही ना कर पाए, ठीक है, फिर फायदा क्या होगा उसका? तो यानी कि अगर नॉन कंपेरेबिलिटी है फाइनेंशियल डेटा में, उसको एलिमिनेट करना चाहिए इसको। तो ये भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए फाइनेंशियल इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, कि ताकि आप इजीली कंपेयर कर पाओ डेटा को। फिर इंप्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इस तरह से सेट होने चाहिए कि हर जो भी लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देखो जो पूरा सिस्टम है, चाहे वो टैक्सेशन सिस्टम हो, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई बैंक हो, चाहे कोई क्रेडिटर हो, चाहे कोई शेयर होल्डर हो, वो सारे के सारे बिजनेस में अगर पैसा लगाते हैं, या बिजनेस से टैक्स लेना है, या बिजनेस से कुछ भी, बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो देखते हैं। ठीक है, अब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसकी रिलायबिलिटी जो है
वो एक मुद्दा नहीं होगा इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यस, उनका हर टाइम ये एम रहना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कि रिलायबिलिटी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मेंटेन हो ही हो, लेकिन उसको इंप्रूव भी करे। अगर कोई कमी है तो उसको ऑल्टरेशन करके, या जैसे भी कोई कमी है कुछ और आपके में कोई आपको एक फीडबैक मिलता है कि हाँ जी ऐसे करके कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ लूप होल है, तो उसको रेक्टिफाई भी करना चाहिए, ताकि ये सारे लोग जो हैं ये फिर उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रस्ट करके जो है फर्दर अपने डिसीजंस ले सके। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तीनों के तीनों, यानी कि ऑल ऑफ दीज मस्ट बी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनका ये ऑब्जेक्टिव जो है वो होना ही चाहिए, ये आपको समझना है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट फिर एक आपके लिए देखते हैं, मालूम है आपको या नहीं। विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेट्स टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। इनमें से कौन सा है जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो ये आपको देखना है। लेट्स सी कौन सा आपको मालूम है, ट्राई करो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, कौन सा इनसे रिलेटेड है ये आपको बताना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, 13 दो बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, 13 की जगह आप यहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 कर लो। ठीक है, ये दो बार रिपीट हो गया, इसकी जगह ऐसे ही कर लो। अब देखो आपको, अभी तो हमने कितने सारे डिस्कस भी किए थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो इसका फटाफट से जवाब दो आप। लेट्स सी किसको मालूम है। ये तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, पता होना चाहिए आपको। आप देखो इसके लिए क्या है ना, ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको लिस्ट मालूम होनी चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। अगर आपको लिस्ट के बारे में मालूम है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 किससे रिलेट करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 किससे रिलेट करता है, तो ये बहुत आसान है, वरना तो फिर तुक्का ही मारना पड़ेगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 जो है वो किससे रिलेटेड होता है, वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड होता है, मालूम होना चाहिए आपको। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपका 11 है वो किससे है, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में जो चेंजेस होते हैं उसके जो इफेक्ट होते हैं वो बताता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। ठीक है, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 13 है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। 13 के बाद 12 जो है, 13 से पहले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका 12 है वो गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड है। ठीक है, अब बचा आपका आंसर ये। ठीक है, तो ये सारे प्रिंसिपल्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है। ठीक है, हमेशा। तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से रिलेटेड कौन सा है, AS 24। ठीक है जी, अब ये नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर्स डैश इन फाइनेंशियल सिस्टम। अब इनमें से क्या है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इंश्योर करेंगे, ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी, या सिर्फ ये दो चीजें A एंड C, ये जो D कह रहा है, या फिर तीनों ही, ट्रांसपेरेंसी भी, कंसिस्टेंसी भी, कंपेरेबिलिटी भी। देखो ये तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको फटाफट से आंसर कर देना चाहिए ये वाला, तो इट इज इजी। बताओ, ये तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो आसान है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो सबसे पहले जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसमें कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ कंसीलमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई चीज छुपाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर कंसिस्टेंट होनी चाहिए, जैसे डेप्रिसिएशन का मेथड ही लगा लो, ये नहीं कि पहली बार रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगा दिया, अगली बार जो है वो रिड्यूस आपका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड लगा दिया, मेथड ही चेंज करते रहे, या इन्वेंट्री वैल्यूएट करनी है उसका मेथड चेंज करते रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या इंश्योर करेंगे, ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, और कंपैरिजन भी हो जाना चाहिए। अगर कंपेयर नहीं करेगा, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप कंपेयर नहीं कर पाओगे तो फिर हाउ विल यू डिसाइड कि पिछले साल के मुकाबले हमारा बिजनेस आज कैसा है, बेटर हुआ या नहीं हुआ, इस साल बेटर हुआ या नहीं हुआ, या पिछले 10 साल में हमारा ग्राफ किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है,
तो जितना भी आपको समझना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है या अकाउंटिंग होती है, वो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होती है, बिजनेस की भाषा होती है। तो अगर बिजनेस की जो चीज बिजनेस की लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज से हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो भी बिजनेस है, बिजनेस में हमें क्या एम है हमारा, टू अर्न प्रॉफिट मेनली, तो प्रॉफिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता लगता है। अब वो कंपेरेबल नहीं होंगी, हम सालों साल में, पिछले 5 साल में, 10 साल के डेटा को आपस में कंपेयर नहीं कर पाएंगे, देन इट इज ऑफ नो यूज। तो एटलीस्ट ये तीनों के तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इनको इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनमें ये तीनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इसको इस चीज को ध्यान में रख के बनाए जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रांसपेरेंट भी रहे, कंसिस्टेंट भी रहे और कंपेरेबल भी हो। अब देखो, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर कोडिफाइड बाय, ठीक है, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर कोडिफाइड बाय अकाउंटिंग थ्योरीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। ये बताना आपको, ये सारे के सारे ही यूज होंगे। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर कोडिफाइड बाय, इनमें से अकाउंटिंग थ्योरीज हैं जो इसको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कोडिफाई करती हैं। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, कंसेप्ट्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, या ये सारे ही हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, अब तो आपको हम 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब तो आपको आइडिया लग गया होगा इसका कि क्या चीज बताएंगे ये अकाउंटिंग। अब आपको ये समझना, देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने किए थे बीच में, देखो AS1 भी किया था हमने, है ना, AS2 ऐसे देखो किए थे ना बीच में। यहां पे देखो AS1, ये जब मैंने आपको बताए थे, AS1 बताया था, 2 बताया था, ये सारे बताए थे ना। यहां पे देखो रिलेट्स टू डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, है ना, ये वाला। तो अब आपको ये समझना है, ये जो अकाउंटिंग पॉलिसीज यहां पे ऊपर लिखा हुआ है ना, ये चीजें, ये थ्योरीज, पॉलिसीज, कंसेप्ट्स, ये तो AS1 का पार्ट है। ठीक है, ये सब जो है AS1 के अंदर डिफाइंड है। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फिर कहां पे होंगे, वो कौन कोडिफाई करेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कोडिफाई करेंगे। ठीक है, उसके अंदर एक प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जिसके अंदर ये सारे ही होते हैं, सबका डिस्क्लोजर किया गया है, सब चीजें बताई गई हैं, और उन्हीं प्रिंसिपल्स के अंडर आप सारी अकाउंटिंग जो है अपनी करते हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि गैप जो है कौन कोडिफाई करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और ये तीनों ही चीजें, थ्योरीज होगी, पॉलिसीज होगी, कंसेप्ट्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, ये सारे जो हैं वो AS1 के अंदर जो है डिस्क्लोज किए जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में जो डिटेल है वो सारी इससे रिलेटेड ही है। तो ये आपका जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो है वो कुछ अगर आएगा तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, बट मेनली जो क्वेश्चन आता है आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, इसके अंदर जो पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स और ये सारी चीजें डिफाइंड है, इससे रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन आया हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। ठीक है, तो इसका इन डेप्थ नॉलेज होना, इसके बारे में पता होना वैसे भी जरूरी होता है, क्योंकि अकाउंट सब्जेक्ट इसके बिना आप कर ही नहीं सकते अगर आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं मालूम, जो ड्यूअल कंसेप्ट के बारे में नहीं आपको मालूम, कंजर्वेटिज्म के बारे में नहीं मालूम, ठीक है, एक्रूवल कंसेप्ट के बारे में नहीं मालूम, तो ये सारी चीजों के बारे में मालूम नहीं है तो आप अकाउंटिंग कर भी नहीं सकते और सीख भी नहीं सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, और थैंक यू वेरी मच, कीप योर प्रिपरेशंस ऑन ट्रैक।